हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम लोग सुन रहे हैं इस समय जगदीश चंद्र जी का प्रसिद्ध उपन्यास नरक कुंड में वास। नरक कुंड में वास उपन्यास जगदीश चंद्र जी के ही एक प्रसिद्ध उपन्यास धरती धन्नापना का दूसरा संस्करण है। यह उपन्यास दलितों की व्यथा कथा का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है। आज़ादी के बाद भी देश में दलितों और चमार और अन्य निम्न वर्ग के लोगों की क्या हालत थी। इस उपन्यास को पढ़ने से उनका मार्मिक, उनकी दुर्दशा का वर्णन समझ में आता है। जैसा कि शीर्षक है नरक कुंड में वास, यह उपन्यास अपने शीर्षक को पूरी तरह सार्थक करता है। इससे पहले जो धरती धन्ना अपना उपन्यास है वह भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो पहले आप उसको सुनेंगे फिर इस उपन्यास को सुनेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। अभी तक हमने देखा काली शहर में आ गया था। शहर में उसने कई जगह नौकरी की। अंत में वह चमड़ा फैक्ट्री में नौकरी करता है। चमड़ा फैक्ट्री की हालत बहुत ही ख़राब है। वहाँ काम करने वाले मजदूरों को खालों की धुलाई, छिलाई, रंगाई से लेकर हर काम करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा कठिन काम तो खालों को धोने का होता है। उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती। वह अपने पैरों से ही खाल को धोते। चूने, कीकर और तेजाब के मिले हुए पानी में दिन रात पड़े रहने से उनके शरीर में खुजली का रोग हो जाता है। खुजली का रोग वहाँ पर काम करने वाले हर व्यक्ति को होता है और इसी बात को लेकर काली बहुत चिंतित रहता है। काली भी वहाँ काम करते करते लगभग 1 वर्ष का समय बिता लेता है। काली जो कि उपन्यास का नायक है और वहाँ पे उसके कई मित्र बन जाते हैं। वह किसने के पास अधिक रहता है क्योंकि वह किसने के माध्यम से ही कारखाने में काम पे लगा था। वह एक दिन किसने के पास जाता है क्योंकि उसके शरीर में बहुत खुजली होती है। किसने उसको दवा दिलाने की बात कहकर अपने घर लेकर जाता है। वहाँ पर वह कारखाने में ही काम करने वाले एक नज्जे चाचा के पास उसको लेकर जाता है, जो कि कारखाने में काम करते थे और जब वह काम करते थे तब उनका शरीर बहुत ही स्वस्थ और हष्ट पुष्ट था। पर उस कारखाने में तेजाब मिले और चूने मिले पानी में काम करने से उनके पूरे शरीर में गलन पैदा हो गई। इतनी खुजली हुई कि वह किसी काम के नहीं रहे। पूरे शरीर में दाने निकल आए। जैसे वह पानी में काम करने के लिए उतरते तो उनके शरीर में असहनीय पीड़ा होती। कारखाने से उनको निकाल दिया गया। घर में उनकी 3 लड़कियां थी। पत्नी भी भाग गई थी किसी दूसरे के साथ। किसी मिस्त्री के साथ उनकी पत्नी भाग गई थी। पत्नी जहाँ भाग के गई वहाँ पर भी उसके साथ बहुत अत्याचार होता है। पति शक में उसको मारता है कि तू मेरे पीछे आदमियों को बुलाती है। यह बात काली और कृष्णा दोनों ने सुनी। उसके बाद वह अपने घर आ जाते हैं और काली कृष्ण से कहता है कि जब इसने दूसरा पति कर लिया तो भी उसको मारता है। तो कृष्ण ने कहा कि अब देख लो कितना प्यार है इन दोनों में। दोनों बहुत दुखी होकर घर पहुंचते हैं। इसके आगे हम देखते हैं क्या होता है। जब काली और कृष्णा के घर पहुँचे तो कल्लू, जो कि काली का भाई था, उसने 2 खाटें बिछा रखी थी और उनका इंतज़ार ही कर रहा था। और जब वो आते हैं तो वो कहता, आइए, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। वह छत पर था। किसने को शक होता है तो वह उससे पूछता है, तू छत पर क्या लेने गया था? कल्लू ने कोई जवाब नहीं दिया। कृष्णा फुंकार उठा, काके, तू बुरे लक्षण छोड़ दे। सारा दिन फुदकता फिरता है, कभी खेतों में कभी छत पर। बंदा बन और घर के अंदर बैठ। काली को देख खाट के अंदर एकदम थकावट का एहसास बढ़ गया। वह एकदम से उसकी ओर लपट गया और बाईं कूहनी जमाकर वह खाट पे बैठ गया। कल्लू गर्दन झुकाए दहलीज पर खड़ा रहा। औले में पड़े दीवे की पीली रोशनी में उसका चेहरा कोई परेशानी या मलाल महसूस नहीं करा रहा था। कृष्णा भी दूसरी खाट पर आ बैठा और चेहरे पर हाथ फेरने लगा, जैसे उसकी परछाई और परेशानी उसकी परछाई तक पर प्रकट हो रही थी। उसने फिर आवाज़ दी, कल्लूए, ओए, पानी पिला, प्यास लगी है। अंदर घड़े से पानी देना, सुबह का भरा है, थोड़ा ठंडा हो गया होगा। मकान के चारों ओर नज़र घुमा काली ने किसने की ओर देखा। अच्छा है, अलग है, न किसी की झिकझिक न खिटखिट। किसना प्रसन्न हो गया। किराया कुछ ज़्यादा है लेकिन आराम है।
मोहल्ले में अपना कमरा ले लो तो रुपया 2 रुपये सस्ता मिल सकता है, लेकिन सीढ़ी स्यापे बहुत है। काली का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे किसने की बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। उसने उसके मुंह को गौर से देखा तो किसना समझ गया। इसी बीच कल्लू एल्युमिनियम के 2 ग्लासों में भरकर पानी ले आया। एक एक ग्लास दोनों के हाथों में थमा दिया। काली ने कल्लू की ओर ध्यान से देखा। पूछा, पढ़ता है या कुछ काम धंधा करता है? न पढ़ता है न काम धंधा करता है, अभी तो लफंडर है, पूरा दंगा करता है। कल्लू झेप गया और दबे पांव छत पर चला गया। कोई कमी नहीं है, सुख से है। किसना हंसा। कुल 12 थे भाई बहन। वक्त की मार से 6 चले गए और 3 भाई और 4 बहनें बची हैं। सबकी शादी हो चुकी है, बस यही एक कुंवारा है। और भाई गांव में है। गांव में इतने आदमी कैसे समा सकते हैं? 3 गांव में हैं, कल्लू के समेत। सब सेरी और कंडी का काम करते हैं और 2 नकोदर में हैं, खेचड़ी चलाते हैं। मैं यहाँ। किसना बगल को दोनों हाथ से खुजलाने लगा। मुझे तो कल्लू बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी बिरादरी में ऐसे लड़के कम ही होते हैं। लंबा है, सोहना है, चुस्त है, ठीक खुराक मिल जाए तो बहुत सुंदर और दर्शनीय जवान बनेगा। वह तो ठीक है, लेकिन इसकी जवानी मुस्के हुए बछड़े की तरह है, इधर उधर सूंघता फिरता है, सींगे फंसाता फिरता है। इसने गांव के एक चौधरी की लड़की की फंसा ली थी और कोई 1.5 कोस दूर दोनों स्कूल में पढ़ने जाते थे। इसको मुस्क तो लाख छुपाए नहीं छुपते। बात निकल पड़ी, लड़की के बाप और भाइयों तक भी पहुंच गई। रब का शुक्र है कि मैं अपनी जनानी और डब्बरों को छोड़ने गांव गया था। घर वाले बहुत परेशान थे, सो इसको यहाँ ले आया। न लाते तो वे लोग इसको जान से मार डालते। काली गहरी सोच में डूब गया, जैसे उसको अपने जख्म ताजे होते हुए महसूस हो रहे थे। उसने अपनी भावनाओं को काबू किया। इस मामले में चौधरी बहुत ही नामुराद होते हैं। खैर, तूने अच्छा किया जो इसे यहाँ ले आया। अब क्या सोचा है इसके बारे में? सोचना क्या है, कोशिश कर रहा हूँ कहीं किसी कारखाने में भर्ती करवा दूँ। पढ़ा लिखा तो है नहीं, लेकिन होशियार है, दिमाग बहुत तेज है। खरीदिए फरीदिए का काम सीख जाएगा तो ज़िंदगी संवर जाएगी। छोटी उम्र में आदमी बहुत जल्दी काम सीख जाता है। कहीं बात की। यहाँ अड्डे की तरफ जाए तो रास्ते में बाई और पीतल का कारखाना पड़ता है, काफ़ी बड़ा है। 60-70 आदमी काम करते हैं वहाँ। कोशिश कर रहा हूँ। ज़रूर करो। अच्छा कारीगर सिर्फ रब की मार से ही मरता है, बंदे की मार से नहीं, चाहे वह जितना ही धनाढ़ क्यों ना हो। अपनी तो पूरी कोशिश है, इसके आगे इसकी किस्मत। किसना खाट से उठ गया। मुझे तुम्हारी खुजली का इलाज करना है, भागकर दवाई ले आऊँ? मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं तो आराम कर, किसने ने काली को रोका। अच्छा, पैसे तो लेते जा, मुफ्त तो दवाई नहीं आएगी। काली जेब ने पैसे वाले रुमाल को हाथ से निकालता है। हिसाब बाद में कर लेंगे, दवाई मुझे भी लेनी है। किसना मुस्कुरा दिया। खटके को बंद कर किसना बाहर चला गया। काली फिर खाट पर लेट जाता है। काली को खुजली शुरू हो गई। बार बार करवटें बदल रहा था। कभी वह टांगे पसार लेता, कभी अगले ही क्षण उन्हें पेट के साथ लगा लेता। उसे ऐसा एहसास था कि छत पर घूम घूम कल्लू बार बार मुड़ेर पर आता है, उसकी ओर झाँक कर पीछे हट जाता है। खुजली के एहसास से छुटकारा पाने के लिए काली खाट से उठा, खुले आंगन में छोटी सी 4 दीवारी के ऊपर झुक खेतों को झाँकने लगा। खेतों से दूर से धीमी धीमी रोशनियां नजर आ रही थी। काली सोचने लगा, शायद कोई बस्ती है। नहीं। उन रोशनियों को ध्यान से देखता हुआ कल्पना करने लगा और अपनी ही कल्पना में खोया रहा। जैसे फिर उसको लगा कि जैसे मिट्टी का ढेला या अनाज की भारी बोरी गिरी हो। काली मुड़कर देखता है कल्लू को हाथ और कपड़े झाड़ते हुए पाकर वह हैरान हो गया। कल्लू, क्या हुआ? कौन गिरा? कुछ नहीं हुआ भाजी। कल्लू की आवाज़ कुछ अटपटी थी, जैसे किसी बात पे पर्दा डालना चाहता हो। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज़ गिरी है। नहीं भाजी, ऐसा कुछ नहीं है, कल्लू ने आश्वस्त किया। मैंने धड़ की आवाज़ अपने कानों से सुनी है। काली कल्लू की ओर बहुत ध्यान से दिखता है। कुछ नहीं गिरा भाजी, दरअसल मैं आधी सीढ़ी ऊपर से नीचे छलांग लगा दिया था। छलांग क्यों लगाई? क्या कोई भूत प्रेत नजर आ गया? ना भाजी, मुझे भूत प्रेत नहीं दिखते, शायद मुझसे डरकर भाग जाते हैं।
कल्लू हंसा। तो क्या किसी पुरानी याद से परेशान उठे जो बेबस हो छलांग लगा दी? काली मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। जवाब में कल्लू ने सिर झुका लिया और खिसियानी हंसी हंस इधर उधर देखने लगा। बरखुरदार मेरे सवाल का जवाब दो, काली ने आग्रह किया। कल्लू मुस्कुरा दिया और परेशान सा हो कोठे की ओर देखने लगा, जैसे कोई विचित्र सी उसमें तब्दीली आ गई हो। काली धीरे धीरे कदम उठाता उसके बराबर जा खड़ा हुआ। काली प्रसन्न हो अपने लड़कपन की याद करने लगा। वे भी कल्लू की तरह ही भटकता था, चौकी गीली रेत पर भागता हुआ उड़ती चिड़ियों का पीछा करता था। पुरानी यादें ताज़ा होने से काली की उदासी बढ़ने लगी। वह कल्लू से कई प्रश्न पूछता है और फिर खाट पर लेट जाता है। वह दीवार के पास खड़े सामने मकान की छत पर घूमती हुई लड़की को देख रहा था। साफ तौर पर नजर नहीं आ रही थी क्योंकि वातावरण मैला सा था। छत पर लड़की को देख काली को ज्ञानों की याद हो आई। तभी अचानक पीछे से आवाज़ सुनाई दी और माँ आती हूँ कह लड़की नीचे चली गई। काली ने सामने छत की ओर देखा। वहाँ घूमती फिरती आकृति धुंधलके में लुप्त हो गई। कल्लू दीवार से पीछे हट गया। काली ने गर्दन उठाकर आवाज़ दी, हाँ भाजी, तूने बताया नहीं। क्या भाजी? यही कि तुमने आधी सीढ़ी नीचे छलांग क्यों लगाई? वैसे ही, कोई खास बात नहीं थी। कल्लू हाथ मसलने लगा। बिना कारण तो कुछ नहीं होता, पत्ता तक नहीं हिलता। छलांग लगाना तो बहुत बड़ी बात है। उसके सवालों से परेशान होकर कल्लू कहना परेशान भी हो रहा था और खुश भी। घर में किसी ने उसे इस तरह दोस्ताना ढंग से बात नहीं की और बुलाया भी नहीं। काली ने जब अपना सवाल एक बार फिर दोहराया तो कल्लू झिझक गया। मैं देखना चाहता था कि ज़मीन कितनी नीची और सख्त है। किस लिए देखना चाहता था? बस यूं ही। सीढ़ी से उतरते वक्त मन में बात आई और मैंने छलांग लगा दी। अगर तुम्हारे हाथ पांव टूट जाते, हाथ में चोट लग जाती? काली ने कल्लू को डराया। चोट चोट तो लगती रहती है, कल्लू ने सिर झटकते हुए कहा। काली खामोश होकर कल्लू की ओर निरंतर देखता रहा। जब उसके नैन नक्श काली ने अपनी शक्ल सूरत में परिवर्तित कर लिए, उसका मन कल्लू के प्रति स्नेह से एकदम भर उठा। उसने कल्लू का हाथ पकड़ लिया। हाथ लंबा और उंगलियां पतली थी। उसके हाथ की मजबूती और गर्मी को महसूस कर उसको बहुत सुख का अनुभव हुआ। कल्लू को काली ने अपने पास बिठा लिया। गांव से कब आए हो? कई दिन हो गए, कल्लू ने हिसाब लगाने की कोशिश की। गांव याद आता है? कल्लू ने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। क्या बताऊं भाजी? कल्लू भी काली की आंखों में झांकने लगा। उसका उत्तर सुन काली थिरक गया, जैसे वह गलत जगह पकड़ा गया हो। अपने आप को संयत करता हुआ धीमे से स्वर में बोला, मेरे पूछने का मतलब कि जहाँ बचपन गुजरता है, माँ बाप और भाई बहन दोस्त हो, वह जगह याद तो आती ही है। कल्लू ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया। काली की ओर सिर्फ एक बार आंख उठाकर देखा। कितनी दूर है गांव यहाँ से? 7 कोस तो होगा। सड़क से जाएं तो 2-3 कोस। नाम क्या है गांव का? संधड़ा। स्कूल है गांव में? छोटा स्कूल है। बड़ा स्कूल 2 गांव छोड़ बस्ती में है। तू भी स्कूल जाता था? हाँ, 1-2 साल गया, फिर छोड़ दिया। हाँ। क्यों? कल्लू गर्दन झुका और चबाने लगा। आज उत्तर पाने के लिए काली ने आग्रह नहीं किया तो वह फुसफुसाया। स्कूल में दिल नहीं लगता था। रोज़ मास्टर बहुत मारता था। हम भागकर शीशम की झाड़ी में छंग मलंग खेलते थे, एक दूसरे पेड़ पर फुदकते थे। बापू और माँ के पास रोज़ शिकायत आती थी। 2-4 बार उन्होंने तगड़ी पिटाई भी की। फिर घर के काम में लगा दिया, लोगों के डंगर की चराई पर। काफ़ी बड़ा गांव है। हाँ, बहुत बड़ा। जितना यह मोहल्ला है, इससे भी बड़ा तो ज़रूर होगा। गांव में आबादी कैसी है? काली थोड़ा कल्लू के निकट होकर बैठा। सरदार और चौधरी ज़्यादा हैं। खत्री और महाजन के भी थोड़े से घर हैं। लोहार, तरखान, नाई, छीबे, सुन्यारे भी हैं। अपनी अपनी बिरादरी के कितने लोग हैं? अपनी बिरादरी के तो काफ़ी घर हैं। एक पूरी की पूरी बस्ती है। 50-60 तो घर होंगे ही। अपने लोगों के पास ज़मीनें हैं?
ना जमीन न किसी के पास कुछ भी। सब खेपी खंडी सीने और जूते सीने का काम करती हैं। काली की ओर भरपूर नज़रों से देखते हुए कल्लू रोमांचित होकर बोला, अच्छा, वह क्या काम करते हैं? काली ने बात को आगे बढ़ाया। कल्लू रोमांचक हो उठा, हमारे गांव के कुछ लोग विलायत गए हैं। अच्छा, वह कैसे? वह सब तो मुझे नहीं पता, कुलदीपा सब जानता है, उसका मामा वहाँ रहता है। बाकी लोग कैसे गए? कहाँ गए ये सब मुझे नहीं पता, गांव गया तो ज़रूर पूछ कर आऊँगा। कोई एजेंट है, एजेंट बोलते हैं एजेंट को। मुझे नहीं पता, इसी शहर में है, चौधरियों के कुलदेपे को सब मालूम है। कल्लू कुछ क्षण खामोश रहा। काली ने अपना प्रश्न दोहराया। कल्लू ने एक क्षण के लिए काली की ओर देखा और नजरें झुका दी। मैं भी विलायत जाना चाहता हूँ। उसकी बात सुन काली चुप हो गया। उसने महसूस किया जैसे कल्लू ने दलदल में फंसे हुए भी आकाश में उड़ने की बात सोच ली हो। काली और कल्लू गांव और शहर की बातों में मग्न थे। उन्हें खटके पर पाँव की ठोकर सुनाई दी। बातचीत बीच में ही छोड़ उनकी निगाहें उस ओर उठ गई। उसने एक हाथ से पकड़ी हुई बर्फ फेंक दी और दूसरे हाथ में अखबार के कागज़ में लिपटी बोतल को आराम से टिका दिया। दीवार के पास खड़े कल्लू को आवाज़ दी, ओए कल्लू, छोटी बाल्टी में पानी भरकर बर्फ़ डाल दे, उसमें पहले अच्छी तरह धो लेना। 2 गिलास और कटोरी में आम का अचार दे जा। किसने ने कमीज में की जेब में हाथ डाल प्याज निकाले और उन्हें खाट पर धप धप 2 बार पटका और क्या प्याज फट गया। बर्फ उठाकर कल्लू कमरे की ओर बढ़ गया। ये सब क्या है? काली ने हैरान होकर पूछा। कहा ना दवाई है। किसना मुस्कुरा दिया। मैं परे निकल गया था, बर्फ़ के कारखाने की तरफ। सोचा तुम्हारे दवाई अंग्रेजी ढंग से पिलाऊं। बर्फ़ डालने से दवाई का स्वाद थोड़ा अच्छा होता है और अचार और नींबू खाने से इसकी कड़वाहट कम हो जाती है और असर भी धीरे धीरे होता है और देर तक रहता है। इसी तरह सब बात कर रहे थे। काली मुस्कुराता हुआ उसकी ओर देखने लगा। किसको चरा रहे हो? मुझे? मैं जानता हूँ तुम कौन सी दवाई लाए हो। कौन सी दवाई? शराब और क्या? काली ने गूढ़ ज्ञानी के लहजे में बताया। इसे शराब मत कहो, ये 100 दवाइयों की एक दवा है। किसने ने समझाया। जिंदगी में एक ही तो सुख है जो कभी कभी लेता हूँ, बाकी कारखाने में बदबू, खुजली, फोरमैन की गालियाँ, झिड़कियाँ, मक्खी मच्छर और घर पहुँचने पर थकावट, दमघोटू, धुआं, शोर, रोने चीखने चिल्लाने की और लड़ाई झगड़े की आवाज़ें। दवाई पी लेने के बाद आदमी पंख वाले घोड़े की सवारी करता है। सोने के पलंग पर बेफिक्र होकर सोता है। न मक्खी सताती है, न मच्छर, न खुजली का पता चलता है। बस यही 2-4 घड़ियाँ ही तो अपने ऐशो आराम की होती हैं। शराब की प्रशंसा में किसने के व्याख्यान पर काली मुस्कुरा दिया। किसने ने कहा कि कारखाने में सभी कोई न कोई नशा करते हैं। शराब नहीं पीते तो अफीम खाते हैं, पोस्त पीते हैं ताकि घड़ी 2 घड़ी आँख लग जाए और खुजली से पीछा छूट जाए। मैं तो नहीं पीता। तुम भी सबसे अधिक काम करता हूँ। नमक और चूने के पानी में सारा दिन नहाता हूँ। काली कुछ आवेश में आ गया। शरीर को नोच नोच कर भी तो फेंकता है। 10-11 महीने में तुम्हारी जो हालत हो गई है और किसी की कितने साल में ना होती। कितने में भी यही हाल है। हाँ हाँ, मुझे क्या बता रहे हो? मुझे सब पता है। मांझा ही तुम्हें मेरे पास लेकर आया है। हाँ, मुझे याद है। तेरी सिफारिश तो मुझे कारखाने में काम करने के लिए मिला। तेरी ही सिफारिश से तो भा इस शहर में सरनामे के बिना किसी को कोई नहीं पूछता। काली ने बात पलट दी क्योंकि डिब्बू और अन्य लोग की याद आते ही वह उदास हो गया। सरनामे के बिना कौन पूछेगा? सिर्फ चोर उचक्कों का सरनामा नहीं होता, इसलिए चोरी और उठाईगिरी करते हैं। शहर में इज्जतदार यही है जो सरनामा रखे। इसी तरह वह सब बातें करते रहे। सब बातें करते करते किसना बार बार पी रहा था और काली से भी पीने का आग्रह कर रहा था। किसने ने कहा, एक बात कहूँ? क्या? काली ने कहा।
शराब शाही नशा है, राजा महाराजाओं और धनाढ़ सेठों और जमींदारों का, लेकिन फर्क इतना है कि वे खुशी और सुख के लिए पीते हैं। हम गरीब लोग दुख दर्द और थकावट, दिन भर की तसल्ली और परेशानी भुलाने के लिए पीते हैं। क्षमा करना। कल्लू अभी तक गिलास और पानी लेकर नहीं आया। किसने ने गर्दन पीछे घुमा आवाज दी, ओए कल्लुए। कोई उत्तर नहीं पाया। किसने और भी ऊंची आवाज़ और सख्त लहजे में बोलता है, फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता है। मेरा ख्याल है बाहर गया होगा। काली कुछ नहीं बोला। क्या हुआ, तेरा ब्याह हुआ है? किसने ने बात पलटते ही पूछा। भा, तुम्हें बताया तो था। हाँ याद है, पर तुम दूसरी शादी कर लो, किसने ने सलाह दी। शादी कैसे होगी, न सिर पर बाप है, न माँ है, न कोई भाई बहन, न कोई ताया चाचा, मुझे कौन देगा लड़की। काली ने बेबसी से हाथ झटक दिए। तो घर में वैसे ही औरत बिठा लो। कहाँ बिठा लूँ, घर हो तो बिठाऊँ, सर पर छत और अलग अलग दीवारों से थोड़ी ना कोई बैठता है, मकान होना चाहिए। काली और ज़्यादा उदास हो गया। औरत और बच्चों से ही तो घर बनता है। इसका मतलब है तूने ना औरत का स्वाद चखा है, ना ही शराब का जायका। किसने खाट पर अलथी पलथी मार ली। ना, ऐसी बात नहीं है। होठों से इतने शब्दों के फिसलते ही काली ने अपनी जीभ को कसकर दांतों तले दबा दिया। कल्लू ने खटके पर जोर की ठोकर मार उसे पूरा खोल दिया। जोरदार आवाज़ सुन किसना चौंक गया। क्या है कल्लू? लेकिन एक हाथ में मटका और दूसरे हाथ में बाल्टी देख किसना नरम पड़ गया। बाल्टी जमीन पर टिका खटके को हाथ से पीछे ढकेलता और इस तरह 2-4 बार पाँव की भारी ठोकर मारी कि ये पोरी पोरी हो जाएगा। किसना कारण ही कल्लू को डांटे जा रहा था, लेकिन वह बेपरवाह हो अपनी ही रफ्तार से सारे काम कर रहा था। किसने ने एक गिलास को ध्यान से पकड़ा, उसे 1/4 भर ठंडे पानी डाला और काली की ओर बढ़ा दिया। ले पी और देख इसका कमाल। इस तरह दोनों दोस्त साथ में बैठकर शराब पीने लगे। किसने ने दोनों गिलासों में बराबर बराबर शराब डाली, बाकी अपना गिलास कुछ भारी ही रखा। काली को बोतल की ओर ध्यान से देखता पा किसने ने समझाया, तूने पहले कभी नहीं पी है ना, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चल, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी ही लमलेट हो जाओ। पानी अपनी ज़रूरत अनुसार डाल लो, मैं तो नाम मात्र की ही डालूँगा। काली ने अपना गिलास खाली हिस्सा पानी से भर लिया और 3 घूंट मारे एक साथ, फिर शरारत से मुस्कुरा दिया। पानी ज़्यादा पड़ गया, फीकी हो गई है, पानी कम डालना था ना। किसने ने काली को ताड़ना की। अपना गिलास आधे से अधिक खाली कर दिया। उसने एक बार फिर खखार कर गला साफ किया। काली, हमारे गांव के एक चौधरी ने मुझे एक बार भट्टी से निकलती हुई पहले तोड़ की गरम गरम शराब पिला दी थी। कई साल पुरानी बात है, बिल्कुल कच्ची उम्र थी, यही 12-13 साल की। सोच ले मेरे गले की अभी चिंडी नहीं फूटी थी, आवाज़ पीपनी से पीपा नहीं बनी थी। साली ऐसी चढ़ी कि 3 दिन तक बेसुध पड़ा रहा। घर वाले बहुत परेशान, मुंह से झाग बहने लगी, उन्हें डर महसूस होने लगा। मिर्गी का दौड़ा न पड़ गया हो, भूत प्रेत न चिपट गया हो। कई सयाने बुलाए गए, जादू टोने भी कई किए गए, मिन्नतें भी मांगी गई, पर कोई फ़ायदा नहीं। चौथे दिन आँख खुली तो भी मुँह में कड़वाहट भरी थी। गिलास खाली कर किसना अचार और प्याज चबाने लगा। फिर उसने कल्लू को आवाज़ दी। उसने तुरंत उत्तर नहीं दिया और उस आ गया सामने। मैं छत पर था, कल्लू ने हलीमी से धीमे से कहा। कोठे पर क्या तेरी ममेरी की गुठलियाँ पड़ी हैं जो बार बार चला जाता है? जाओ तंदूर से रोटियां लेकर आओ, दाल के लिए छोटी पतीली ले जाना। कितनी रोटियां लानी हैं ये भी बताना पड़ेगा। किसने ने कल्लू की ओर देखा। उसके मुंह से जैसे कोई गलत बात निकल गई। अपने हिसाब से ले आना, उतनी ही लाऊं जितनी रोज़ लाता हूँ, या फिर और ज़्यादा लेकर आऊँ? उसने काली की ओर देखकर कहा। अरे तो क्या यह भूखा सोएगा? ले आना 10-12 रोटी ज़्यादा, 4-5 तो और फालतू ले आना, कहीं बच गई तो सवेरे खा लेंगे, व्यर्थ थोड़ी जाएंगी, और पैसे उसके पास हैं। कल्लू पतीली और पन्ना उठाकर खटका बंद कर गली में चला गया तो किसने ने बोतल को ध्यान से देखा। वह बोतल में बची शराब का अंदाज़ा लगा रहा था। उसने बोतल काली की ओर बढ़ा दी और पूछा, देख यारा, अभी इसमें कितनी बाकी है?
मुझे तो ऐसा लगता है कि बोतल हंस रही है। काली खाट से उठ दीवार के पास चला गया, दूर जगमगाती रोशनी को देखने लगा। शुक्र है रब जी का, मैं तो घबरा ही गया था कि अभी पी ही नहीं कि बोतल हंसने लगी। किसना अपना गिलास उठा सोच में पड़ गया। फिर उसने सिर हिलाया जैसे समस्या हल हो गई। उसने दोनों गिलासों में बराबर शराब डाली और अपने गिलास में बिना पानी मिलाए ही उसको खाली कर दिया और अचार की बड़ी फाँक मुंह में रख ली। फिर प्याज को बिना तोड़े ही खाने लगा। किसने भाजी, तू आराम से पी, इतना बेसहारा क्यों हो रहा है यारा, देख कर सब्र नहीं होता। किसने ने मुंह के प्याज को छीलते और थूकते हुए कहा। काली चुप रहा, बहुत ध्यान से किसने की ओर देख रहा था। किसने भाजी, एक बात कहूँ? हाँ, मगर ऐसी कोई जली कटी बात मत कह देना कि जिससे सारा नशा उतर जाए। काली कुछ क्षण चुप रहा, फिर एक एक शब्द को तोलता हुआ बोला, किसने भाजी, यार तू सीधी तरह बात कर, ये तू बात लटका लटका कि मेरा सारा नशा उतार देगा। तो मैं क्या करूं, तू पहले से ही इतने गुस्से में है, मैं क्या बात कहूं? मैं गुस्से में नहीं हूं, चल तू बता। एक बार फिर मामूली सी हिलजुल कर किसना धैर्य से बैठ गया। मैं कहना चाहता हूं कि कल्लू बहुत अच्छा लड़का है। आगे बोलो, कोई रिश्ता है उसके लिए? रिश्ता तो अभी तक मुझे नहीं मिला, उसके लिए कहाँ से लाऊंगा? काली फिर गंभीर हो गया। तुम उसको हर वक्त डांटा मत करो, ऐसा लड़का ऐसी उम्र से गुजर रहा है जो बहुत नाजुक होती है, बहक सकता है, बिदक सकता है और गलत रास्ते पर भी जा सकता है। कल्लू, किसना काली की ओर झुक गया। कल्लू अपनी माँ का कसम है, जो कुछ इसने किया है ना तुम्हें पता नहीं है। मैंने तो तुम्हें बस इशारा ही किया है। इस माँ की कसम की करतूतों की वजह से ही हमारा सारा घर तबाह हो गया है। किसने की बात सुन काली सहम गया, हाथ का गिलास नीचे फर्श पर रख दिया। किसने ने अपने गिलास में झांका, वह खाली हो गया। उसने काली का गिलास उठाया और घटाघट पी गया। फिर खाली गिलास खाट पर फेंक होठों पर जीभ फेरने लगा। पहलवान, गांव में रहकर चौधरियों से पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर अपनी तबाही बुलाना है तभी ऐसा करो। ज़मीनें जायदादें सब उन्हीं के पास हैं, हम तो सिर्फ नौकर हैं। जहाँ जाएंगे कचहरी में मजिस्ट्रेट जज सब उन्हीं के तो हैं। चलो, वह बात खत्म हो गई। तुम उसे गांव से शहर ले आए, बहुत अच्छा किया, पर उसके साथ प्रेम से बोला करो, बराबर का भाई है। आगे खड़ा हो गया तो तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी? किसना पहले तो धैर्य से काली की बात सुनता रहा, फिर एकदम से भड़क उठा। तू मेरा बाप है या ससुर, दादा लगता है या नाना? मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ काम करता हूँ, कह लूँ दोस्त हूँ। किसने को शांत करने के लिए काली ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। बातें तो तू ऐसी करा जैसे मेरा बड़ा बुजुर्ग है, वह मेरा भाई है, मेरी माँ का जाया है, मैं उसके साथ चाहे जो करूं। तू कौन होता है? किसना बोतल में बची शराब अपने गले में उड़ेल कर घटाघट पी गया। ऊपर से 2 घूंट पानी पिया और खखारता हुआ खाट से उठ गया। हाँ, मैं कुछ खुनकी सी आ गई और खेतों के समीप होने के कारण आंगन में खुली हवा चलने लगी। किसने का नशा खिल रहा था। वह काली के पास आकर रुक गया, उसे हाथ से पकड़कर खाट से उठा दिया। तू मेरा भारा, सगा भारा। किसने ने काली को अपनी बाहों में बीच उसे पूरे जोर से छाती से चिपका लिया। तो मेरा बड़ा भाई है ना? पता नहीं। काली ने उसकी गिरफ्त को कुछ कम करने के लिए बाहें और शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसे यूँ महसूस हुआ जैसे लोहे के शिकंजे से जकड़ा हुआ। बताता क्यों नहीं? किसने ने अपनी गिरफ्त और कस दी। मुझे ना उम्र का पता है अपनी, ना तुम्हारी। मेरी उम्र तो मेरी माँ को ही पता होगी, कभी कभी बताया करती थी, दादे पर दादे को भी पता थी। तेरी दाढ़ी बहुत सख्त है, कटीले चूहे की तरह के बाल हैं तेरे। कई दिनों से नाई के पास नहीं गया ना? वैसे भी चूने के पानी को बार बार छींटने से मुंह की चमड़ी सख्त हो गई है। हाँ, बहुत सख्त हो गई। किसने ने अनुमति में सिर हिलाया। फिर फोरमैन को गालियाँ देने लगा। वह मेरे भाई को मार देगा, सारा दिन साला अपनी खाट पे बैठा हुआ हुक्का गुड़गुड़ाता रहता है और मेरा भाई नमक चूने के पानी में खटता रहता है। काली ने मिन्नत मसाजत करके अपने आप को उसकी गिरफ्त से तो छुड़ा लिया, पर वह खड़े खड़े अपनी खाट पर बैठ गया और काली भी उससे परेशान हो गया था। किसने को नशा बहुत ज़्यादा चढ़ रहा था। किसना अनाप शनाप बोल रहा था, वह ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसकी अपनी टांगें थरथरा रही थी, शरीर का संतुलन कायम रखने में असमर्थ था और वह दाएं बाएं झूम रहा था। खाट पर गिर गया और ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगा। पानी पियोगे?
पानी क्यों पीऊँगा, बोतल में दारू ख़त्म हो गई, किसना बोला और बोतल टटोलने लगा। जब उसने बोतल नहीं मिली तो वह काली की ओर झुक गया। उसकी आंखें ओझल, हाथ कँपा रहे थे। तू बोतल उठा के मुझे दारू पिला, तू मेरा छोटा भाई है, मेरी सेवा करना तेरा फर्ज है। किसने ने काली को हाथ पर जोर से मारा। बिल्कुल हूँ। काली ने बोतल में बची शराब की बूंदें गिलास में निचोड़ दी और किसने की ओर बढ़ा दिया। बहुत थोड़ी है, पानी डाल देता हूँ। अरे ना ना, पानी मत डालना, दारू सीधी अलग से लगे तो बड़ा मज़ा आता है। और उसने एक ही घूंट में गिलास खाली कर दिया और बोतल नीचे फेंक कर ढेर हो गया। वह बेसुध पड़ा कुछ बोल रहा था पर उसकी आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट नहीं थी। काली की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खड़का खुलने की आवाज़ से काली का ध्यान उधर गया। कल्लू ने धीरे से खटका पूरा बंद किया, लंबे डग भरता हुआ कमरे की ओर बढ़ गया। काली ने खाट से उठ रहे जोर से जमाई ली और कल्लू की ओर लपक गया। आ गए कल्लू? हाँ भाजी, पर ये तो सो गया। किसने की ओर उसने इशारा किया। हाँ मुझे पता था किसना भा मेरे पहुंचने तक सो जाए। कल्लू का लहजा सामान्य और सहज था। तुम्हें कैसे पता? काली ने हैरान होकर पूछा। रोज का काम है, इतना शुक्र है कि आज इसने तमाशा नहीं किया, नहीं अपनी छत पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब भी भाभी गांव चली जाती हैं यहाँ रोज़ यही होता है। आमतौर पर भा के साथ कारखाने का एक आधा साथी होता है, शराब की बाट पर झगड़ा होता है और गाली गलौज, फिर मुंह में जो आया बोल दिया, जान से मारने की धमकियाँ। काली गहरी सोच में डूब गया। अब ये रोटी कैसे खाएगा? अब ये रोटी नहीं खाएगा। आधी रात तक जब नशा उतरेगा आँख खुलेगी या फिर आधा बड़ा पानी पिएगा ताकि अंदर की आग बुझ सके। इसके बाद मक्खी मच्छर खुजली इसकी जगा देंगे। ये अपनी खारिश का दौड़ा पड़ेगा और ये खुजलाते खुजलाते बेहोश हो जाएगा। फिर वह रोटी खाएगा? कल्लू ने ब्यौरा दिया। रोटी कहाँ से लेगा? मैं इसके हिस्से की रोटी दाल और प्याज कपड़े से बांध सीढ़ी के डंडे पर लटका देता हूँ। इसे ठिकाने का पता है, अपने आप ले लेता है, फिर बाकी रात सोता जागता रहता है। आओ आप रोटी खा लो। चलो खा लेते हैं। काली ने बाल्टी से पानी लिया और हाथ धोया। कल्लू ने मिट्टी के तेल की लालटेन जलाई और एक ही खाट पर बैठ वही दोनों खाने लगे। जब उन्होंने खाना खत्म किया तो किसना जोर जोर से खर्राटे भर रहा था। मुंह के कोने से पानी बह बह कर उसका पूरा बाजू गीला कर रहा था। इसे यह बेफिक्री की नींद कहता है, काली ने सोचा और अपने शरीर पर जोर से सरसराहट महसूस की। कल्लू को बर्तन और बाकी सामान समेटते हुए काली ध्यान से देख रहा था। उसके मन में उबाल से उठ रहा था कि अगर कोई छोटा भाई होता तो वह कल्लू ही जैसा होता। कल्लू, इस वक्त क्या बाजार खुला होगा? हाँ खुला है। अगर हम दोनों बाहर जाएं तो यहाँ कोई खतरा तो नहीं? खतरा कैसा? कमरे को ताला लगा देंगे, बाकी शराबी को उठाकर कोई कहाँ ले जाएगा। चलो फिर बाजार चलें, कुल्फ़ी खाने का मन है, काली ने संदिग्ध स्वर में कहा। कल्लू ने जल्दी जल्दी सारा सामान अंदर बंद कर दिया, दरवाजे को ताला लगा दिया और बाहर आ गया। काली और कल्लू बात कर रहे थे। सुना कल्लू, उठ गया तू भी? सवेरे दोनों लोग जब उठे तब बातें हुई। काली ने खिले माथे से उसका स्वागत किया। हाँ बाजी। कल्लू ने जम्हाई को रोकने के लिए मुंह पर हाथ रख लिया। तो बाहर खेतों से हो आया है, अभी जाना है? नहीं भाजी, अभी जाना है। कल्लू ने एक बार फिर जोर से जमाई ली। कब चलना है? जब कहो भा। किसना तो अभी सोया है, घर को किसके हवाले छोड़ेंगे? काली ने खाट पर लेटे किसने की ओर इशारा किया। वह रात के आखिरी पहर खुनक हवा से खुजली से राहत मिलने के कारण गहरी नींद में था और हल्के से खर्राटे में था। मैं ताला बंद करके चाबी उसकी जेब में डाल दूंगा, भाभी यहाँ ना हो तो यही चलता है। कमरे का ताला खोल कल्लू ने अपना और काली का बिस्तर अंदर रखा। खाट दीवार के साथ खड़ी की, किवाड़ से ताला लगा, चाबी किसने की जेब में रख दिया और सब बाहर मैदान में आ गए। कुछ दूरी से रेलगाड़ी की आवाज़ आ रही थी। गाड़ी नकोदर को जा रही है। कल्लू सामने आकाश को पीछे भागते हुए और धुएं को छोड़ते हुए गाड़ी की ओर इशारा करता है। हर रोज़ सवेरे इसी समय नकोदर की गाड़ी जाती है। थोड़ी देर में नकोदर से भी गाड़ी आ जाएगी। रास्ते में दोनों का मेल होता है। कल्लू इस तरह आत्मविश्वास के साथ बता रहा था जैसे इस रेलवे लाइन पर वह अक्सर सफ़र किया करता है। खुले खेतों में हवा चल रही थी। जहाँ कहीं कोई झोंका तेज हो जाता वह सीधे हल्की सी धूल उड़ाता। काली ने दूर दूर तक फैली जमीन पर निगाह दौड़ाई और हैरानी से बोला, कल्लू यह जमीन
बहुत बंजर छोड़ रखी है, फसल तो कहीं कहीं है। बाजी, ये ज़मीनें मुसलमानों की थी। बाहर सड़क पर बर्फ़ बेचने वालों की दुकानें हैं। वे बता रहे थे सरकार ने ये ज़मीनें रहाइश बनाने के लिए खाली रखी हैं। काली ने एक बार खुले खेतों की ओर नज़र घुमाई और कल्पना करके हैरान रह गया। इन ज़मीनों पर किसी न किसी दिन बड़े बड़े नए नए शहर बस जाएंगे। भाजी, शीशम के पेड़ से दतून तो अच्छी नहीं होती। जब काली ने दतून तोड़ने की बात की तो कहा, वह आगे मसल का मशहूर पेड़ है, उसी से दतून तोड़ता हूँ। मैं तुम्हें फलाह की दतून बना कर देता हूँ। कल्लू थोड़े फासले पर फलाह के पेड़ों की ओर बढ़ने लगा। कैसे काटोगे? खाली हाथ तो काटने से हाथ छलनी हो जाएंगे। भाजी, मेरे पास इंतजाम है। कल्लू ने पुराने मैले कुचले फंटेदार पैजामे के नेफे से चाकू निकाला। मैं रोज़ यहीं से 2 दतूने ले जाता हूँ। कल्लू ने पेड़ के इर्द गिर्द घूमे एक नरम टहनी छाट ली और फिर उसे चाकू से काटने लगा। पास खड़ा काली सारी प्रक्रिया बड़े ध्यान से देख रहा था। कल्लू ने टहनी के तने अलग कर उसके पत्ते और कांटे छील दिए और अच्छी तरह से 3 हिस्सों में तराश कर काट लिया। एक दातून काली की ओर बढ़ा दी। लो भाजू, बिल्कुल नरम दातून है। एक दातून कल्लू ने अपने दांतों तले दबा लिया और तीसरी दातून को जेब में रख लिया। यह किसने भाजी के लिए है? काली और कल्लू अपनी अपनी दातूनें चबाते हुए आबादी की ओर चल पड़े। कल्लू भी एक स्थान पर रुक गया। वह खुले खेतों की ओर ध्यान से देखता काली से बोला, भाजी, अगर मैं विलायत चला गया तो इतना पैसा कमाऊंगा ना कि जमींदार की फसलों के ढेर से बड़ा मकान बनवाऊंगा। हाँ, कल तूने विलायत जाने की बात कही थी। काली दातून मुंह से निकाल कर बोला। कल्लू की बात पर वह हैरान और परेशान था। निरंतर उसकी ओर वह देख रहा था। काली की प्रतिक्रिया देख से बेपरवाह कल्लू बोलता, मैं शहर के बाहर कुछ कोठियाँ देखता हूँ, बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं उनसे भी बड़ी कोठियाँ बनवाऊंगा। कल्लू की बातों पर काली बहुत स्तब्ध था। उसे पक्का मकान बनाने की अपनी आकांक्षा याद हो गई और वह दुखी हो गया। काली के हाव भाव देख और अपनी हाथ पर उसकी मजबूत पकड़ को महसूस कर कल्लू उसकी ओर हैरानी से देखता है। काली बहुत परेशान है। उसका जी चाहता है कि वह कल्लू के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार उसे चेतावनी दे दे कि दोबारा वह ऐसा कुछ ना सोचे। लेकिन धीरे धीरे काली ने भय पर काबू पा लिया और सुबह की सुहानी सुखद रोशनी रेत बनकर आंखों पर चुभना बंद हो गए। उसकी मानसिक और शारीरिक तनाव में भी कमी आ गई। उसने कल्लू का हाथ छोड़ दिया और स्नेह से उसकी ओर देखता हुआ बोला, कल्लू, तुम अच्छा सोच रहे हो, पर विलायत जाओगे कैसे? कल्लू के साथ कदम से कदम मिलाकर काली उसका बराबर कंधा थपथपा रहे थे, जैसे उसका हौसला बढ़ा रहे हो और मन ही मन उसका स्वप्न पूरा करने के लिए संकल्पित भी हो रहे हों। दोनों आपस में बात करते करते आ गए। काली ने कहा, जब तक तुम विलायत नहीं जा पाते तब तक यहाँ कोई अच्छा काम धंधा सीख लो। किसना भाजी कह रहा था कि तुम्हारे लिए उसने पीतल के कारखाने में एक कारीगर से बातचीत भी कर रखी है। काली ने सलाह दी। भा ने मुझे भी बताया था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई कितना ही हुनर सीखने से फ़ायदा क्यों नहीं होगा? ऐसा क्यों कहते हो? भाई, ये बात मेरी समझ से बाहर है। भाजी, उस्ताद 2-3 साल तो काम सिखाने में लगा देंगे, तब तक पल्ले से रोटी पानी खाओ और उस्ताद की टहल सेवा अलग से करो। काम सीख जाओ तो भी मालिक पूरी मजदूरी नहीं देते हैं। कल्लू ने सिरे से सिर को हिलाते हुए आँख मीच ली। काली से तुरंत कोई जवाब नहीं बन पड़ा। वह सोचने में डूबा हुआ था कि यह बात तो सही कह रहा है, पर अपना तो विलायत में कोई रिश्तेदार है नहीं। तुम्हें चिट्ठी कौन लिखेगा? रिश्तेदार नहीं है। कल्लू ने निराश होकर सिर झुका लिया। वो तो पूरी तरह अभी गांव से बाहर भी नहीं निकला था। ना भाजी, अपनी बिरादरी का तो कोई नहीं। एक नाई का लड़का है जो विलायत में है मेरा वह पक्का दोस्त, दर्जी का काम करता है। दोनों एजेंट की मार्फत विलायत गए थे। उनके पास पैसा है, घर वाले उनकी पीठ पर हैं, कुछ जायदाद भी है। पैसे के लिए रहन देंगे या बेच देंगे? एजेंट की तरफ से हो रही है देर, नहीं तो उनके घर वालों की तरफ से कोई देर नहीं हो रही। काली ने सिर झुकाकर खामोशी से उसकी बात सुनी। उसने काली का हाथ पकड़ लिया। भाजी, उन्हें आगे बहुत पैसे नज़र आ रहे हैं। लड़के अभी यहीं घूम रहे हैं, उस तरह कैची चला रहे हैं, लेकिन हर माँ बाप महल में बाड़ियाँ बनाने के सपने देखता है। वह कैसे? काली ने मन की शंका बढ़ाते हुए कहा।
जो 2 लड़के गांव से विलायत गए हैं वे दोनों चौधरियों के हैं। जमीन रहन रख घर वालों ने पैसे जुटाए हैं। उन्होंने इतने पैसे भेज दिए कि 1 साल के अंदर न सिर्फ जमीन रहन से छुड़ा ली गई बल्कि 4 खेत और खरीद लिए गए। लड़कों के लिए रिश्ता का तो तांता बंध गया है, लेकिन उन्हें अब किसी रजवाड़े की लड़की चाहिए। खानदान ऊंचा होना चाहिए। हमारी ही तरह ढोर डंगर चराया करते थे। कल्लू के लहजे में कटाक्ष और कटुता थी। काली एक बार फिर सोच में डूब गया कि कल्लू पर उसको तरस भी आ रहा था और उसको खुशी भी हो रही थी और गर्व भी हो रहा था। उसने छरेरे शरीर का वह लड़का देखा जो जवानी में कदम रख रहा था। उसकी आकांक्षाएं भी बहुत जवान थी। एक और कल्लू को डर महसूस हो रहा था कि गलत हाथों में पड़ कल्लू कहीं बर्बाद न हो जाए। काली ऐसा सोच रहा था। दूसरी ओर उन सपनों की कल्पना करके वह खुद को कल्लू के साथ साथ आकाश में उड़ता हुआ महसूस करता। किसने भाजी से बात की? घर में सबके सामने ही बात की। बापू भी था, नकोदरवासी भी थे, किसना भी था। क्या कहा उसने? काली रुक गया ताकि कल्लू का उत्तर अच्छी तरह से सुन सके। कहना क्या था? सबने झिड़क दिया। पूरी तरह सबको मेरी बात मजाक लगती है, लेकिन बापू ने सबको डांट दिया और मुझे समझाने लगे कि पैसे कहाँ से लाएंगे। भले तो तुम भी पहुँच जाओगे तो वहाँ तुम्हें कौन संभालेगा? एक बात है, कल्लू ने उत्तेजना से नथुने फुलाए जैसे कोई बड़ा राष्ट्रोद्घाटन करने जा रहा। क्या? कालू की भावें ऊपर चढ़ गई। काली की बापू मन ही मन चाहता है कि मैं बलायत जाऊं। अंदर खाते से वे पैसे भी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल यह है कि उस गांव उसके पास बेचने या रहन रखने के लिए कोई जायदाद नहीं है। वह जानता है कि अगर एक बार वलायत में पहुंच गया तो 7 पुश्तों के कष्ट कट जाएंगे। काली ने लंबी सांस छोड़ी और होंठ पतले कर मुस्कुरा दिया। हौसला रख, हिम्मत मत हार, तेरे सपने पूरे होंगे। तकदीर नाखून पर फंस गई है तुम्हारी। बिरादरी का आदमी ऊपर उठे तो हमें बड़ा गर्व होता है, क्योंकि हम सब भी उसके साथ ऊपर उठते हैं। सबसे हम कहेंगे कि हाँ, हमारा भाई या भतीजा विलायत में है। काली ने लंबी सांस छोड़ी और हल्के होंठों से मुस्कुरा दिया। फिर कल्लू की पीठ पर हाथ फेरने लगा। बरखुरदार, हिम्मत ना हारना, हौसला रखना और तकदीर की बुरी आदत ना हो तो हम तुमको वलायत भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। काली के समर्थन से कल्लू खुश हो गया। उसके चेहरे पर लंबी मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि आज तक अधिक तक लोग उसकी वलायत जाने की बात को लेकर उसका मजाक ही उड़ाया करते थे। काली से उसको जरा सी सहानुभूति मिल गई। भाजी, मैं एक बार विलायत पहुंच गया तो सबसे पहले तुम्हें अपने पास बुलाऊंगा। काली और कल्लू जब घर पहुंचे तो सूरज क्षितिज के पार ऊपर आ चुका था और सोने का गोल गोल थाल बनकर चमक रहा था। खटका बंद होने पर देखा कि कृष्णा मुंह के बल अभी भी लेटा हल्के हल्के खर्राटे भर रहा था। भाजी तो अभी तक सो रहे थे। कारखाने भी जाएंगे, रोज जाते हैं। अगर कोई नप जाए, कोई नया हो तो जाना नहीं, कल्लू ने इशारे से कहा। भाजी, अगर किसने भाजी को कारखाने में देर हो गई तो वह मुझे गालियां देगा, डांटेगा, पिटाई भी कर देगा। कल्लू सहम गया। पिटाई क्यों करेगा? वह डांटेगा क्यों? दिन चढ़ जाने पर उसने क्यों नहीं जगाया? इसलिए हमें नींद पूरी नहीं आती है। अगर किसी तरह से नींद आ गई है तो सो जाना चाहिए। काली ने कल्लू के कंधे थपथपाए और आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं कह दूंगा कि मैंने मना किया है। कल्लू एक क्षण के लिए काली की ओर देखता रहा, फिर मुस्कुराता हुआ पिछवाड़े चला गया। काली के मुंह में दातून थी। धीरे धीरे दबाकर आंगन में टहलता रहा। भाजी, तुम कुल्ला करके हाथ मुँह धो लो। काली के कान के पास मुंह ले जाकर उसने फुसफुसा कर कहा। काली स्नेही भई नजरों से निरंतर कल्लू को निहार रहा था। काली ने कल्लू को अपने आलिंगन में ले चेहरा एक और हटा लिया ताकि मुंह की दातून उसकी आंख या नाक में ना लग जाए। फिर उसने छाती से भींच लिया। काली को अपार सुख का अनुभव हुआ। फिर माथे को चूमा और उसका सिर सहलाने लगा। कल्लू भी धीरे धीरे अपने आप को काली की गिरफ्त से आज़ाद नहीं कराना चाहता था और उसकी बाजुओं में ही पड़ा रहा। काली भाजी, आप तैयार हो जाएं। किसने भाजी को तो कई बार कुल्ले किए बिना ही कारखाने दौड़ जाना पड़ता है। कल्लू, तू चिंता मत कर। मेरे होते हुए तुझे किसी प्रकार की फिक्र नहीं करनी है।
काली कल्लू का हाथ पकड़ता है और ज़्यादा गंभीर हो जाता है और धीरे धीरे कल्लू का हाथ उसने छोड़ दिया। काली की उदासी और परेशानी और भी गहरी हो गई। कल्लू को मन से छोटा भाई मानकर वह बड़े भाई का फर्ज निभाना चाहता था। तो हम आज यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का भाग हम देखेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।